हे गाइस, इट्स व्याश, वेलकम बैक टू अनदर एक्सक्लूसिव एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में हम जिस फुटबॉल क्लब की बात करने वाले हैं इंडिया में, वो कोई और नहीं बल्कि है मोहन बगान। एपिसोड में आगे जाने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू वन फुटबॉल एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन जो कि हर फुटबॉल फैन को अपने फोन में जरूर होना चाहिए, जरूर डाउनलोड कर लेना चाहिए। इफ यू वांट स्टैटिस्टिक्स, रिकॉर्ड, न्यूज, रूमर्स, ट्रांसफर, न्यूज हेडलाइंस और यहां पर लाइव स्कोर अपने फुटबॉल क्लब, अपने फेवरेट प्लेयर के रिगार्डिंग, वन फुटबॉल इज अ गो टू एप्लीकेशन, जस्ट वन क्लिक अवे। सो डू मेक श्योर आप मेरे दिए गए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से जाके इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें एंड बी अ फुटबॉल फैन 24/7। अब इस कहानी की शुरुआत ना लेट 1880s में होती है, जहां पर कुछ शाम बाजार, फरिया पुकुर लेन, अगर हम कोलकाता की बात करें तो वहां के कुछ लौंडे लपाटे हमारे जो फुटबॉल खेला करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ग्राउंड वगैरह होते नहीं थे, तो यहां पर एक मार्बल पैलेस आप कह सकते हो, जिसका नाम था एक्चुअली में मोहन बगान विला, जिसको एक जूट के ट्रेडर यहां पर कीर्ति मेहता ओन करती थी। वहां पर एक खेला करते थे। ऐसे करते करते यहां पर इससे सिलसिला चालू रहा और स्टोरी का सबसे बड़ा पार्ट, और एक्चुअली में अगर हम बात करें इस एस्टेब्लिशमेंट की कि मोहन बगान नाम कैसे पड़ा, यह था सन 1889 15 अगस्त, जहां पर तीन फैमिली की अगर हम बात करते हैं, यहां पर मित्र फैमिली, बासु फैमिली और सेन फैमिली, ये साथ बैठते हैं, जिनको खुद लीड करते हैं यहां पर भूपेंद्र नाथ बासु, और ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है भाई, इसको अब एक नाम देना चाहिए, और यहां पर नाम पड़ता है मोहन बगान स्पोर्टिंग क्लब। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक्चुअली में स्पोर्टिंग क्लब बाद में चेंज भी हो जाता है। अब यहां पर इस नए क्लब के जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं ना, वो बनते हैं यहां पर खुद भूपेंद्र नाथ बासु, और अगर पहले सेक्रेटरी की बात करते हैं तो वो बनते हैं यहां पर ज्योतिन्द्र नाथ बासु। अब इस क्लब के अगर शुरुआती साल की बात करें ना, तो कोई बहुत अच्छे नहीं थे। खैर, अगर हम यहां पर बात करें इनके ग्राउंड की, तो वो इनिशियली उसी ग्राउंड में, यानी कि अगर हम बात करें मोहन बगान पैलेस, मोहन बगान विला की अगर हम बात करें, तो उसी में खेला करते थे, उसी में टीमों को बुलाया करते थे, वहीं पर ही उनके सारे फ्रेंडली मैचेस होस्ट करते थे। यहां तक कि अगर हम पैसों की भी बात करें तो काफी तरीके से उनका जो मैनेजमेंट है काफी एफिशिएंट रहता था, कोड ऑफ कंडक्ट काफी स्ट्रिक्ट, यहां पर मेंबरशिप बांटी जाती थी, और जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस क्लब का चार्म था ना, वो शुरुआत के सालों से ही देखने को मिलता रहा था हमें। खैर, अगर हम इनके लेजेंडरी जर्सी की बात करें जो कि ग्रीन और मैरून है, वो भी काफी रिनोन यहां पर अगर यूरोपियन टेलरिंग शॉप से बनती थी। इसका नाम अगर हम बात करें तो वो है मेसर रेंकिन, जो कि ओल्ड कोर्स हाउस स्ट्रीट पर है। साथ ही शुरुआत के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट इवेंट की हम बात करें तो जब इस क्लब का पहला एनिवर्सरी आता है, यानी कि सन 1890 में, तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो इस क्लब के मेंबर्स होते हैं, वो यहाँ पर एक प्रोफेसर को बुलाते हैं जिनका नाम होता है एफजे रोवे। वो आते हैं और वो काफी ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं, लेकिन वो एक चीज कहते हैं कि बाकी सब ठीक है, लेकिन आपके क्लब में जो मोहन बगान स्पोर्टिंग क्लब में जो स्पोर्टिंग है ना, आप इसको हटा दो। अब इसके पीछे का जो उनका तर्क था, उन्होंने कहा था कि देखो, उस टाइम जो स्पोर्टिंग टर्म्स होती थी वो होता था कि आप यहाँ पर अगर हम बात करें एंगलिंग की बात करें या फिर राइवल शूटिंग की बात करें, तो खैर जब यह मोहन बगान इसमें इंडल्ज नहीं होता, तो आप मोहन बगान स्पोर्टिंग क्लब हटा के मोहन बगान एथलेटिक क्लब कर दो। और जब ये प्रस्ताव यहां पर मेंबर्स के सामने रखा गया तो उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट किया, और वहां से नाम चेंज होके फ्रॉम मोहन बगान स्पोर्टिंग क्लब टू हो गया यहां पर मोहन बगान एथलेटिक क्लब। साथ ही अगर ट्रॉफीज की बात करें तो जैसे मैंने तुमको बताया कि शुरुआत के साल काफी ज्यादा कठिन थे, काफी ज्यादा स्ट्रगल के थे, और चीजों को मैनेज करने में थे, चीजों को इकट्ठा करने में थे, एक क्लब को ऑर्गेनाइज करने में ज्यादा था। ऐसे में ट्रॉफीज शुरुआत के 10-11 साल तो नहीं आई, लेकिन चीजों को अब एक्सेलरेट करने की जरूरत थी, चीजों को यहां से अब नेक्स्ट लेवल लेके जाने की थी। और यह शुरुआत होता है जब यहां पर सूबेदार मेजर सैतन बासु को यहां पर क्लब का सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए इनकी हिस्ट्री में, और ये इंपॉर्टेंट इवेंट इसलिए क्योंकि यहां से इन्होंने जो ट्रेनिंग मेथड को अडॉप्ट किया, वो कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक्चुअली में टॉप यूरोपियन लेवल का इन्होंने ट्रेनिंग मेथड अडॉप्ट किया। यहां पर विगरस फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, डाइट पे ध्यान दिया गया, न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया। यहां पर कहीं ना कहीं प्लेयर्स को बूट पहनने के लिए भी काफी ज्यादा हम कहते हैं कि उनको एंकरेज किया गया। साथ ही अब यहां पर जो इनका जो अभी तक का एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल था, उसको तोड़ के, उसको हटा के दूसरे क्लब से इन्होंने प्लेयर रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिए। साथ ही नेशनल टीम से भी इन्होंने प्लेयर्स को रिक्रूट करना यहां पर इन्होंने स्टार्ट किया। इसी के चलते ये जो एक सोच में बदलाव आता है, जो कोर से इन्होंने चेंज किया था, मोहन बगान अपनी पहली ट्रॉफी जीतता है साल 1904 में, जो कि थी इनकी कूच बहर कप। इसी के साथ यहाँ पे जो ट्रॉफी का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं मोहन बगान की हिस्ट्री में स्टार्ट हो जाता है, जहां पे 1906, 7 और 8 और 9 लगातार
4 ट्रेडर्स कप कंसेक्यूटिवली जीते और ये अपने आप में काफी हिस्टोरिक था, क्योंकि उस टाइम की अगर हम बात करें तो आईएफए शील्ड के बाद ट्रेडर्स कप की जो सेकंड नंबर पे द मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रॉफी जो फुटबॉल में थी वो उस समय इंडिया में हुआ करती थी। इसी के साथ ये सारी चीजें जो कर रहे थे 1904 के बाद लगातार ये जो कंसिस्टेंसी लेवल आ रही थी, ये बिल्डअप देता है वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन द इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री और मोहन बगान की हिस्ट्री का हम कह सकते हैं सबसे चमकता घंटा। अब देखो आईएफए शील्ड की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रॉफी हुआ करती थी फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं, और आज के टाइम पे जैसे जैसे हम इस स्टोरी में फाइनल की तरफ जाएंगे ना तब तुमको पता चलेगा कि इस स्टोरी की जो हाइप थी, जो प्रेस्टीज था, वो कितना ज्यादा तगड़ा था। बहुत ही कम इंडियन क्लब्स को ये ऑनर मिलता था और मोहन बगान उन क्लब में से एक था। खैर 1909 और 1910 की बात करें तो मोहन बगान को ऑनर तो दिया गया, लेकिन एक्चुअली में उनकी टीम इस लेवल पे थी ही नहीं कि वो यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी या फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स की टीम के साथ कंपीट कर पाए। ऐसे में 1909 और 1910 काफी डिसअपॉइंटिंग भरा था, लेकिन वक्त आता है 1911 का और 1911 में एक्चुअली में मोहन बगान एक डोमिनेंट साइड खड़ी करती है। और एक डोमिनेंट साइड से मेरा मतलब है, आप ये देखो कि जो टीम 1909 और 1910 में इनसे कंपीट भी नहीं कर पा रही थी, वो 1911 आईएफए शील्ड फाइनल में अनबीटेबल के साथ साथ एक्चुअली में उन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं किया। इसमें आप सेंट जेवियर कॉलेज की बात करें, इसमें आप कैलकाटा रेंजर्स की बात करें, राइफल ब्रिगेड की बात करें या फिर मिडिल सेक्स रेजिमेंट की बात करें, इन सारी टीम्स को हरा के ये फाइनल में प्रवेश करते हैं और वहां पर इनका मैच होता है ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट के साथ। अब अगर हम फाइनल की बात करें ना तो ये भी अपने आप में एक लेजेंडरी कहानी है। मतलब इस कहानी के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स जैसे जैसे पढ़ता जाता ना वैसे वैसे कहीं ना कि मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा बढ़ रहा था। अगर हम फाइनल की बात करें तो इस लेवल तक जर्नी इतनी ज्यादा एपिक हो चुकी थी, इतनी ज्यादा हिस्टोरिक हो चुकी थी कि पूरे देश भर में कहीं ना कहीं चर्चा हो रही थी। जो एक नॉर्मल मैच की टिकट 1 या 2 रुपए की होती थी उसकी बढ़ के 15 रुपए कीमत हो गई थी। यहां तक कि यह बताया जा रहा था कि एस्टिमेट के हिसाब से 15-20 हजार लोग आएंगे, लेकिन 80,000 लोग ये मैच देखने आए थे। उस टाइम की ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने यहां पर स्पेशल ट्रेन चलाई, स्पेशल रूट्स को डिसाइड किया गया। खैर हालत इस कदर थी कि 80,000 में से बहुत हजार लोग तो मैच नहीं देख पाए। और जो स्कोर लाइन पता कैसे पता लगा रहे थे, ये पतंग उड़ा उड़ा के स्कोर लाइन बता रहे थे। अब जो टीम, अगर मोहन बगान की बात करें, इतना इंप्रेसिव रिकॉर्ड था, सारी नजरें उनके पास थी, जो टीम एक पूरे टूर्नामेंट में कंसीड नहीं करी, एक्चुअली में उसने पहले ही 15-20 मिनट में एक गोल कंसीड कर दिया जब ईस्ट यॉर्कशायर की तरफ से जैक्सन ने गोल मारा। लेकिन हाफ टाइम के बाद जिस तरीके से मोहन बगान ने अपना कमबैक करा, सबसे पहले यहां पर हम शिवदास भदूरी की बात करें जिन्होंने इक्वलाइज किया, और उसके बाद उस टीम के जो सेंटर फॉरवर्ड थे अभिलाष घोष, उन्होंने यहां पर विनर स्कोर किया। और लिटरली ये जब पतंग से स्कोर लाइन बताई जा रही थी तो जिन्होंने एक तिनका भी मैच नहीं देखा, जो कि वहां मौजूद थे, सबके सब शर्ट फाड़ने लग गए। मतलब इस कदर का ये सेलिब्रेशन था, इस कदर का ये अचीवमेंट था, और ये अचीवमेंट फुटबॉल से थोड़ा बढ़ के भी था, क्योंकि एक्चुअली में अगर हम बात करें मोहन बगान की, वो एक्चुअली बात करें इस इंसिडेंट की, तो उस टाइम पे होता जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी था। ऐसे में मोहन बगान पहला इंडियन क्लब बना था जिसने एक मेजर ट्रॉफी में एक ब्रिटिश टीम को हराया था। तो ये अपने आप में मतलब कुल मिला के लगान वाली बात थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि ऐसे पूरे अगर स्टार्टिंग 11 की हम बात करें, जिसका तुमको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, तो इसमें सिर्फ एक प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने बूट्स पहन रखे थे, जिनका नाम था यहाँ पर सुधीर कुमार चटर्जी। उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स यहां पर नंगे पैर खेल रहे थे। यह स्टोरी इतनी ज्यादा एपिक थी कि अगर टेलीग्राफ की बात करें, सारी ब्रिटिश मीडिया की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, तो मोहन बगान को वो स्पॉटलाइट मिल गया था, मोहन बगान को उसका फेम मिल गया था, इंडिया को उसका मोरल बूस्टर मिल गया था। और कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो कि लगान से हटके उस टाइम यहां पर अंग्रेजों को सही में झुका दिया गया था, एटलीस्ट फुटबॉल फील्ड की अगर हम बात करें। इसके बाद के अगर कुछ दशकों की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत से ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर मोहन बगान शाइन करी थी, यहाँ पर कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर एक्चुअली मोहन बगान थोड़ा डल था, लेकिन एक चीज हमेशा से कंसिस्टेंट थी कि मोहन बगान ट्रॉफी जीत रहा था। यहाँ पर अगर 1912 और 1940 के पीरियड की बात करें तो यहाँ पर प्लेयर रिक्रूटमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, कोचिंग स्टाफ को टाइम टू टाइम यहाँ पर रिपेयर किया गया था, अपग्रेड किया गया था। और अगर एक पर्टिकुलर इवेंट की हम बात करें तो 1933 और 1939 यानी कि 1933 और 1939 के बीच में जो मोमेंट था, जो पीरियड था, काफी ज्यादा सही था, क्योंकि इस पीरियड में इन्होंने 29 ट्रॉफी जीती थी और 23 जर्मनी में से, क्योंकि उस टाइम तक यहां पर ईस्ट बंगाल का भी फॉर्मेशन हो गया था, जिस पर अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। उस टाइम तक यहां पर उस 23 डर्बी में से 12 ये जीते थे, 10 यहां पर ड्रॉ हुए और 1 मैच सिर्फ ये हारे थे।
खैर मोहन बगान की अगर हम बात करें तो 1947 के बाद जब भारत आजाद हो गया था तो मोहन बगान पहला क्लब बना था जिसने पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आईएफए शील्ड की विक्ट्री हासिल की थी। लेकिन 1900 अगर आपकी बात करें हम यहाँ पर 1960-70 की बात करें तो सबको पता होगा कि इंडियन फुटबॉल के गोल्डन पीरियड हुआ करता था 1960, और ऐसे में मोहन बगान ने भी काफी ज्यादा फ्लरिश किया 1960 में। खैर जब मोहन बगान के कैप्टन भी हुआ करते थे वो समर ओलंपिक्स 1948 में यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने भी गए थे। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर एक ऐसा पीरियड भी था जो कि मोहन बगान की हिस्ट्री में काफी ज्यादा डल था। यह था यहाँ पर 1969 और 1974 की बात करें तो अर्ली 1970s में ना मोहन बगान थोड़ा लड़खड़ाने लग गया। खैर हालत इस कदर खराब हो गई थी कि ट्रॉफी ड्रॉट तो आ ही रहा था, बल्कि 5 साल में एक भी कोलकाता डर्बी ये नहीं जीते थे। हालत का अगर हम बॉटम लाइन की बात करें तो 5-0 से ईस्ट बंगाल से ये हार गए थे, जो कि हाईएस्ट और बिगेस्ट स्कोर लाइन थी, और ये इतना डेवास्टेटिंग था कि अनफॉर्चुनेटली उस इंसिडेंट के बाद मोहन बगान के एक फैन ने, जिसका नाम अगर हम बात करें ओमाकांतो पलोधी, उन्होंने सुसाइड भी कर ली थी। और उन्होंने अपने जो सुसाइड किया था उसमें सुसाइड नोट में काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मैसेज उन्होंने डाला था। ये इस कदर का लेवल हो चुका था, और तभी यहां पर मोहन बगान एक ऐसी चाल चलते हैं जिसने अगेन उनकी हिस्ट्री को, उनके इस इवेंट को एक अपसाइड डाउन, मतलब सर के बल उन्होंने पलटने वाली चाल चली। जिस मैनेजर ने, अगर हम बात करें, अगर हम यहां पर कोच की बात करें पीके बनर्जी, पीके बनर्जी के बारे में यार मैं जितना पढ़ पा रहा था ना उतना ज्यादा मेरे को जानने को मिल रहा था। ही वॉज जस्ट नॉट अ टीचर, ही वॉज एक्चुअली द इमोशन। पीके बनर्जी, अगर हम 1969 1974 जहां पर हम यहाँ पर मोहन बगान के डाउनफॉल की बात करते हैं, वहीं पर ही ईस्ट बंगाल का ये बेस्ट पीरियड है, उनकी हिस्ट्री का एक गोल्डन जनरेशन है, और वो इसी कोच के अंडर आया था जिसका नाम है पीके बनर्जी। मोहन बगान 1975-76 के आसपास इनको ही अपना कोच बना लेते हैं, एंड नो डाउट 1976 अपने आप में हिस्टोरिक था। 7 साल के वेट के बाद फाइनली इन्होंने कोलकाता डर्बी में विक्ट्री हासिल की, और इन्होंने बैक टू बैक 3 ट्रॉफीज यहां पर जीती उसी एक साल में, और उसके बाद से कहीं ना कहीं यहां पर सिलसिला चालू ही होता रहा। इसके बाद से एक टाइम ऐसा आ गया था जब पीके बनर्जी अगेन वापस से चले गए थे, और यहां पर दत्ता आए थे जो मोहन बगान के थे, और ये भी अपने आप में एक आइकॉनिक राइवलरी इन्होंने क्रिएट करी थी बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान, जो कि हम किसी और एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर धीरे धीरे अगर हम जाएं यहाँ पर, उसके बाद जिस तरीके से मोहन बगान का डेवलपमेंट हुआ, जिस तरीके से मोहन बगान ने वापस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया कि अब हम फॉरेन प्लेयर्स को भी रिक्रूट करना स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करें जो कि मोहन बगान की हिस्ट्री में, या फिर अगर हम बात करें इंडियन फुटबॉल के किसी भी क्लब की हिस्ट्री में सबसे बड़ा होगा यहाँ पर, वो था 100 ईयर्स ऑफ मोहन बगान। ये मोहन बगान ने 100 ईयर्स पे 1 साल तक का सेलिब्रेशन किया था, काफी सारे फ्रेंडली मैचेस को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, एक परेड निकाली थी, एक मार्च निकाली थी कोलकाता के उस जगह जाके जहां पर मोहन बगान दिल से कनेक्टेड है। और फिर लास्ट में जब अपने ग्राउंड में गए तो उस टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, जब उन्होंने स्पीच मारी तो उन्होंने यहां पर मोहन बगान को एक्चुअली में नेशनल क्लब ऑफ इंडिया का था, और एक कुछ हद तक एक्चुअली में जस्टिफाई भी था, क्योंकि यहां पर उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर हम स्टैंप पोस्ट की बात करें तो मोहन बगान पहला ऐसा क्लब बना था। ये अपने आप में काफी ज्यादा आइकॉनिक चीज है। इसी के साथ अगर फैंस की बात करें तो फैंस भी, मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था एपिसोड के, कि ये अपने आप में काफी आइकॉनिक चीज है जो कि इस क्लब के फैंस बनाते हैं। अगर हम फैंस के नंबर्स की बात करें, खैर नंबर से पहले अगर हम टाइप्स की बात करें तो मरीनर्स कहा जाता है इनको। 2015-16 के आसपास यहाँ पर ऑल फीमेल्स यहाँ पर सपोर्टर्स का क्लब बनाया गया था जिनको कहा गया था लेडी मरीनर्स, और वो पहला फीमेल सपोर्टर्स क्लब था इंडिया में किसी भी फुटबॉल क्लब का। इसी के साथ यहां पर एक प्रीमियम मेंबर्स भी हुआ करते थे जिनको एक्चुअली में कहा गया था मरीनर्स ऑफ बंगाल। साथ ही बात करें इस क्लब के अल्ट्रास की तो 2016 में यहां पर अल्ट्रास भी बने जिनका नाम रखा गया था मरीनर्स बेस कैंप, और इन्होंने यहां पर स्लोगन की बात करें, यहां पर अगर हम टीफोस की बात करें, चैंट्स की बात करें, पायरोटेक्निक्स की बात करें तो उसका इस्तेमाल किया था अपनी बात रखने के सामने। एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी हाल ही में जब यहां पर आपको पता है कि अब मोहन बगान 80 के मोहन बगान हो गया है, तो जो 80 के प्रीफिक्स है ये मोहन बगान के साथ जुड़ना काफी ज्यादा लोगों को मतलब डिसअपॉइंटिंग हुआ। और आज की बात है कि यहां पर आज भी मोहन बगान के फैंस की अगर हम बात करें और मोहन बगान के मैनेजमेंट की बात करें तो इनके बीच में बहुत सारे क्लैशेस, मतलब एक साइकोलॉजिकल क्लैशेस की बात करें, प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं हमको मोहन बगान के, ये आज भी चल रहे हैं। हाल ही में कुछ खबर आई थी कि यहां पर एटीके को हटाने की बात हो रही है, लेकिन जब डुरांड कप 2022 में हो गया तो उसके बाद यहां पर मोहन बगान के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने बैक ट्रैक कर लिया कि हम यहां पर एटीके नहीं हटा रहे। हालांकि अभी हम बात करें तो कलकत्ता की जो स्टेट फुटबॉल लीग है उसमें भी मोहन बगान की टीम को नहीं उतारा गया, क्योंकि वहां
पर यह माना जा रहा है कि अगर मोहन बगान की टीम को वहां उतार दिया गया तो जिस तरीके से यहां पर फैंस अपना डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं वो उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। खैर अपने ग्राउंड में तो एक चीज कर लेते हैं, लेकिन बाहर जिस तरीके से फैंस वोकल हो रहे हैं वो काफी ज्यादा है। खैर अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहां पर मोहन बगान एटीके हटता है या नहीं हटता है, सिर्फ मोहन बगान रहता है और एटीके अपना रहेगा, या फिर ये अभी भी मर्जर चलता रहेगा। तो ये एक छोटा सा एपिसोड था जो कि मैंने डेडिकेट किया मोहन बगान फुटबॉल क्लब को। और सही बताऊं तो जितना हम इस क्लब के बारे में बात करते जाएंगे खत्म ही नहीं होंगी बातें। कभी हम इस पे लिटरली एक पॉडकास्ट कर सकते हैं, हम इस पे लिटरली एक लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन इस क्लब के इंसिडेंट जितने इतने मैं पढ़ता जा रहा हूं और डेफिनेटली आई लाइक एडवाइस यू कि तुम भी इस क्लब के बारे में जितना हो सके उतना पढ़ो। एब्सोल्युटली अमेजिंग है। गाइस डू मेक श्योर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।